हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि और स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज मैं सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पे आधारित प्रश्नों को करेंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला सवाल, विच इज़ द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल? जलोढ़ मिट्टी के परिवहन का कारक है ए ग्रेविटी, बी वाटर, सी विंड या डी आइस? बताइए। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी वाटर। ठीक है। और देखिए, जो विंड से होता है उसे हम कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड से बनेगा तो उसे हम कहते हैं एलियन सॉइल। ठीक है। और जो ग्रेविटी से बनेगा उसे हम कहते हैं कॉलुवियल सॉइल। ठीक है। और जो हमारा आइस से बनेगा, आइस से, उसे हम कहते हैं ग्लेशियर सॉइल या ड्रिफ्ट। देखिए, सिंपल ड्रिफ्ट, ग्लेशियर सॉइल कहेंगे या सिंपल ड्रिफ्ट कहेंगे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डज बेंटोनाइट कंटेन प्रीडोमिनेंटली? बेंटोनाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? ए मोंटमोरिलोनाइट, बी कायोलिनाइट, सी इलाइट या डी नन ऑफ दीज? तो इसमें होता है हमारा ऑप्शन ए मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल है, करते हैं इसे। ए सेचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज ए ड्राई यूनिट वेट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। देखिए, तो पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? ए सेचुरेटेड सैंपल हैज ए ड्राई यूनिट वेट। देखिए, ड्राई यूनिट वेट दिया है, ड्राई यूनिट वेट दिया है 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो लिखते हैं, ड्राई यूनिट को हम लिखते हैं गामा डब्ल्यू से। तो हमारा हो गया 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखिए, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलो न्यूटन में, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा हमारा 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट वेट ऑफ, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल हैज ए ड्राई यूनिट वेट, ये सॉइल सैंपल का ड्राई यूनिट वेट हो गया। ठीक है। अब फिर आगे क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, तो उसको लिखिए, जिसको हम GS से डिनोट कर दे रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी वो है हमारा 2.65, ये भी गिवन है। ठीक है। अब फिर क्या दिया हुआ है? यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर। देखिए, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल था और इसको हम यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू और सर यहाँ पे डी कर देना है। ठीक है। ये वाटर का हो गया, कितना दिया है? 9810 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। तो इसको तो हमारे किलो न्यूटन में हो जाएगा
9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए ये सारे हमारे गिवन हैं। ड्राई यूनिट वेट दिया सॉइल का 18,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कन्वर्ट कर लिए तो 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.65 ये, ठीक है। फिर दिया हुआ है यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैंने चेंज किया है किलो न्यूटन में तो 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें पूछा क्या है, पूछा है डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल, वाटर कंटेंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। वाटर कंटेंट पूछा है तो वाटर कंटेंट का क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे W बराबर ES/G, ठीक है। तो हमको E चाहिए, S चाहिए और G चाहिए, ठीक है। तो देखिए G तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास है, ठीक है। S हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जब सेचुरेटेड सॉइल है तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए G हमारा गिवन है 2.65, ठीक है। और सेचुरेटेड सॉइल है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो S का वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और सिर्फ हमें E चाहिए, तो E हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक आप ड्राई यूनिट वेट का एक फॉर्मूला है जो आप लोग जानते होंगे, गामा D बराबर GS गामा W अपन 1 प्लस E। इस वैल्यू को रखिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.65, गामा D का मान कितना है 18 गुना, और यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना है 9.81 अपन 1 प्लस E। इसको सॉल्व कीजिएगा तो E का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 0.44, ठीक है। 0.44 हमारा E का मान निकल जाएगा और इसी वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। तो दोस्तों इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अब इसमें हम रख लीजिए वाटर कंटेंट के फॉर्मूले में, ये हमारा हो गया 0.44, S का मान 1 और G का मान जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65, ठीक है। तो वाटर कंटेंट पूछा है तो इसको हल कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 0.167, जिसको ओवरऑल लिख देंगे हम, ओवरऑल लिख देंगे 0.17। देखिए 0.17 है आपका ऑप्शन में, 0.17 इज द राइट आंसर, है ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सॉइल सैंपल यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड, पौधों के वृद्धि के लिए उपयोगी मृदा की नमी कहलाती है। वह मृदा की नमी जो पौधों के लिए उपयोगी है, यूजफुल हो। ए हाइड्रोस्कोपिक वाटर, बी नन ऑफ द अदर्स, सी ग्रेविटी वाटर, डी कैपिलरी वाटर। तो यूजफुल फॉर द ग्रोथ, बताइए ग्रोथ के लिए यूजफुल कौन है, तो होगा आपका कैपिलरी वाटर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेगेटिव पोर प्रेशर कैन डेवलप इन ए लूज sand and over consolidated clays, B dense sand and over consolidated clay, C loose sand and normally consolidated clay। बताइए नेगेटिव पोर प्रेशर इसमें होगा dense sand and over consolidated clay, dense sand and over consolidated clay, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज, चिकनी मिट्टी के कणों का अधिकतम माप है। ए 0.1 mm, बी 0.03 mm,
सी 0.002 mm या डी 0.0002। तो ये होगा हमारा 0.002 mm। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 0.002 mm। चलिए नेक्स्ट, द विंड ब्लो सॉइल्स आर एसोसिएटेड विथ ए एलुवियल सॉइल, बी लेटरेटिक सॉइल, सी लोएस या डी ब्लैक कॉटन सॉइल। देखिए विंड ब्लो जो विंड के द्वारा होता है तो इसको एवलियन सॉइल भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम भी है हमारा लोएस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। बताइए, ए क्ले, बी कोबल, सी ग्रेवल या डी सिल्ट। किस सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम है बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है क्ले का अधिकतम होता है, सुगठ्यता होती है जिसको हिंदी में कहते हैं, वो क्ले का इन तीनों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं क्ले के पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली अटैच होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस इन दोनों का कम होता है और परमिएबिलिटी भी बहुत कम होता है। ठीक है, क्ले में। और वही बात करेंगे कि हम कोबल के बारे में, सिल्ट के बारे में और ग्रेवल के बारे में। तो ये भंगुर पदार्थ होते हैं, ये पार्टिकल जो इनके होते हैं उनके गैप जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही लार्ज होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस भी अधिक होता है और परमिएबिलिटी भी हाई होती है। ठीक है, परमिएबिलिटी भी इनों में ज़्यादा होती है, इन तीनों में, कोबल में, सिल्ट में और ग्रेवल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। निम्न में से कौन सी मृदा के सतही क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ रहा है उस हिसाब से करना है। तो बताइए इसमें से कौन होगा। तो इसमें होगा हमारा, देखिए पहले हमारा सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा हमारा कोलाइड्स होता है। कोलाइड्स होता है ना, कोलाइड्स से बड़ा होता है क्ले से बड़ा होता है सिल्ट और सिल्ट से भी बड़ा होता है सैंड। ठीक है, तो कोलाइड जो है सबसे छोटा होगा। ऑप्शन किस में है, सबसे कोलाइड्स, ये कोलाइड्स, पहले कोलाइड्स हो फिर क्ले हो फिर सिल्ट हो सैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए पहले कोलाइड्स से बड़ा क्ले से बड़ा सिल्ट और सिल्ट से बड़ा सैंड। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। मिट्टी के गठन के लिए भूगर्भिक चक्र क्या है। जियोलॉजिकल साइकिल होता है वो किस तरह है बताइए। पहले क्या होता है प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का। तो देखिए इसमें पहले होता है आपका, ठीक है, पहले होगा आपका वेदरिंग मतलब कि जो, देखिए वेदरिंग का मतलब होता है, वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल इनटू सॉइल। मान लीजिए तोड़ना पत्थरों को और मिनरलों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वही ब्रेक डाउन करते हैं मिनरल को और पत्थरों को, तो वही हमारा सॉइल कहलाता है, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। ठीक है, पहले तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग माध्यम से, एयर से, वाटर से, आइस से, ग्लेशियर से, जो हम पढ़े थे वही ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है डिपोजिशन। अब मान लीजिए तोड़ दिए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तोड़ने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया एयर से, वाटर से, आइस से, जैसे भी हुआ
और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद फिर आखिर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद फिर तो कहीं आ जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे आएगा, उड़ के आएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वही हमारा क्या बोलता है डिपोजिशन, डिपोजिट होना, डिपोजिट होने लगता है डिपोजिशन। अब डिपोजिट होते 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 क्या होता है, धीरे धीरे अब एक बड़ा रूप लेने लगता है, उस ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसे हम कहते हैं अपहीवल, अपहीवल। ठीक है, तो कौन सा है, पहले वेदरिंग होगा, फिर देखिए तो पहले वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी खनिज नहीं है, ए एलाइट, बी मोंटमोरिलनाइट, सी एलाइट या डी कैरोलिनाइट, बताइए। तो इसमें हमारा देखिए मोंटमोरिलनाइट, सॉरी मोंटमोरिलनाइट, एलाइट और कैरोलाइट तीनों हमारा क्ले मिनरल है। ठीक है, तीनों को नोट कर लिया। मोंटमोरिलनाइट का एग्जांपल है बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट एग्जांपल है मोंटमोरिलनाइट का। ठीक है, और तीनों क्ले मिनरल है। एलाइट जो हमारा है, एलाइट ये हमारा क्ले मिनरल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच टाइप्स ऑफ सॉइल, देखिए लिक्विफिकेशन का मतलब होता है कि देखिए जब बालू होता है ना, तो बालू में जब पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है, देखें बालू पे जो पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी जो है बालू को फोड़ कर निकल जाएगी और उसका जो सरफेस होता है वो अजीब तरह का दिखने लगता है, ढीला, लूज, और लिक्विफिकेशन इसी को कहते हैं। देखिए लिक्विफिकेशन प्रोसेस जनरली सेन इन विच टाइप्स ऑफ सॉइल, तो कैसे सॉइल में देखा जाता है लिक्विफिकेशन, द्रवीकरण किस टाइप के सॉइल में, ए मूरम में, बी सॉफ्ट सेचुरेटेड सैंड्स में, सी लूज सेचुरेटेड सैंड में, या डी फ्रैक्चर्ड रॉकी स्ट्राटा। तो पत्थर में तो बिल्कुल नहीं देखा जाता है, ऑप्शन डी, मूरम में भी नहीं, और सॉफ्ट सेचुरेटेड में, सेचुरेटेड का मतलब हुआ कि है इसमें कुछ अंश है, पानी है और सॉफ्ट है, मुलायम है, तो इसमें भी लिक्विफिकेशन नहीं होगा। लिक्विफिकेशन का मतलब पानी को रोक लेना। देखिए लूज सेचुरेटेड सैंड होता है जो उसी में पानी को डालेंगे और बह जाएगा, पानी उस पर ठहरेगा नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा इधर राइट आंसर, लूज सेचुरेटेड सैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सॉइल पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, निम्नलिखित में से किस बल के कारण मृदा के बंधे होते हैं, ए वंडरवाल्स, बी सेंट्रीफ्यूगल, सी ग्रेविटेशनल या डी फ्रिक्शनल। तो शायद आपको पता होगा वंडरवाल फोर्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, बालू कण बने होते हैं, ए कैरोलिनाइट, बी इलाइट, सी मोंटमोरिलनाइट या डी क्वार्ट्ज, बताइए। तो ये बने होते हैं क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, किस मिट्टी के संरचना में कण एक दूसरे के अधिक या कम समांतर की व्यवस्था करते हैं, पैरेलल या ज़्यादा पैरेलल हो या कम पैरेलल हो, तो किस में करते हैं, ए सिंगल ग्रेन, बी हनीकॉम, सी फ्लोकुलेटेड या डी डिस्पर्स। तो पैरेलल करते हैं वो हमारा होता है ऑप्शन डी डिस्पर्स। आइए तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्पर्स तो पता हो गया, एक है हमारा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर, पहला ऑप्शन जो था सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये अरेंजमेंट है कंपोज टू इंडिविजुअल सोल पार्टिकल, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है जो कंपोज्ड होते हैं, बने होते हैं, कंपोज्ड टू इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल। ठीक है, इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स के कंपोज के अरेंजमेंट बने थे, जैसे फिगर में देखिए इस
इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये हुआ सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है हमारा कौन, देखिए जो ऑप्शन में था डिस्पर्स स्ट्रक्चर, उसको देख लेते हैं। डिस्पर्स स्ट्रक्चर, देखिए इसमें क्या होता है डिस्पर्स स्ट्रक्चर। देखिए इसमें इट इज़ एन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है जो कंपोज्ड ऑफ, जो बना होता है पार्टिकल। इट इज़ एन अरेंजमेंट कंपोज ऑफ पार्टिकल हैविंग फेस टू फेस, और जो ऑप्शन में दिया क्वेश्चन पूछा था पैरेलल, लेस और मोर, पैरेलल ओरिएंटेशन, ठीक है, पैरेलल ओरिएंटेशन। और इसका जो फिगर बनता है कुछ इस तरह बनता है। देखिए इसमें कुछ बोला है ना फेस टू फेस, तो ये इसका फेस, इसका फेस, इसका फेस सामने सामने है, और पैरेलल ओरिएंटेशन, देखिए पैरेलल भी बन जाते हैं, यहाँ पे होगा एक, यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे ऐसे पैरेलल हो जाते हैं ना, ठीक है। ये हमारा क्ले पार्टिकल्स है, क्ले पार्टिकल्स है, और ये छोटा छोटा जो है ये वाटर है, ठीक है। ये वाटर है, जो छोटे छोटे गोले हैं ये वाटर है, एक क्ले पार्टिकल है। तो फेस टू फेस हो जा रहा है और पैरेलल भी बनाता है। एक पैरेलल का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका पैरेलल, इसका पैरेलल, इसका पैरेलल, देखिए ये है, और एक पार्टिकल मान लीजिए यहाँ बन जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ बन जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ बन जाएगा, तो पैरेलल भी हो जाते हैं। ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हमारा एक हुआ फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर, फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। किस पार्टिकल से बने होते हैं, वो पार्टिकल से बने होते हैं जिसका होता है हैविंग एज टू एज और फेस टू फेस, एज टू एज और फेस टू फेस। इसका फिगर देख लीजिए, एज टू एज और फेस टू फेस का, ये आपके क्ले पार्टिकल्स। ये आपके क्ले पार्टिकल्स हैं, एक कैल्शियम है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है ये है एज टू एज, इसने जो पूछा है एज टू एज, तो एज टू एज हो गया। और फेस टू फेस, ये फेस टू फेस भी है, फेस टू फेस भी है और एज टू एज भी है। तो ये हमारा फ्लोक्युलेटेड स्ट्रक्चर हो गया, ऊनी संरचना जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एबिलिटी of a material to endure alternate wet and dry condition for a long period without considerable deformation and loss of mechanical strength is called as, बताइए, काफ़ी विरूपण और यांत्रिक शक्ति की हानि के बिना लंबी अवधि के लिए बारी बारी से गीले और सूखे की स्थिति सहन करने को एक सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है। मतलब लंबे समय तक कोई मान लीजिए बार बार गीला हो, मटेरियल बार बार गीला हो, फिर सूखे, फिर गीला हो, सूखे, माने उसमें रेजिस्टेंस हो, सहने की शक्ति हो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम ऑप्शन बी वेदरिंग रेसिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल इन सॉइल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्लास्टिसिटी का ऑफ मिनरल इन ए सॉइल इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े, ठीक है। बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन
सिलिका, पहले सिलिका होगा, फिर कैओलिनाइट होगा, फिर इलाइट होगा, फिर मोंटोमलाइट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, पहले सिलिका, उससे बड़ा कैओलिनाइट, फिर इलाइट और लास्ट में मॉन्ट मोरिलो नाइट। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।